आज जब मैं 50 साल बाद उस वाक्य को याद करता हूँ, मेरी आंखों के सामने वो सब दृश्य आ जाते हैं। जो पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। We go down to the range where either I take them on or they kill me. Legally, I am the authority because people have voted to me. You can take your security council. Here you are. I am going. साइकोलॉजिकल ब्लो उनको, इनकी जो नींव हिल रही थी, मतलब वो हार रहे थे, वो गिर गई। After World War II, there has never been a war which was wrapped up in just 13 days. हम लड़े अपने देश के लिए, देश के झंडे के लिए और एयरफोर्स की शान के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फौजी आत्मसमर्पण, भारत के इतिहास का सबसे छोटा युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने महज 13 दिन में पाकिस्तान की मौजूदगी को भारत के पूर्व से खत्म कर दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने 13 दिन में एक नए देश को जन्म दिया। भारत की उस वक्त की पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए भी यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने यह युद्ध जीतकर अपने आप को एक दमदार और महान देश साबित कर दिया। पर आखिर इस युद्ध की जरूरत पड़ी क्यों? ऐसे क्या हालात थे जो इस युद्ध को पैदा कर रहे थे? बात 1971 की है, मगर इसकी नींव 1947 में पड़ चुकी थी, जब पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान पश्चिम और पूर्व दो हिस्सों में बढ़ गया। पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों में लगभग 2000 किलोमीटर का फासला था और इनको दो भाग में बांटता था भारत। दोनों हिस्सों में बहुत फर्क था, चाहे भाषा हो या सभ्यता, ब्यूरोक्रेसी हो या फौज, हर जगह पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। West Pakistan, since that time, always endeavored to emasculate East Pakistan, use all their resources, and intimidate them, economically, militarily, and every other way. पूर्व के बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान को पूर्व की जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल था। दिसंबर 1970 के आम चुनाव में 2 सीट्स को छोड़कर पूर्व की सभी सीट्स पर मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई। इस जीत से मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के पहले हकदार हो गए, लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर मुजीबुर रहमान और उनके समर्थकों ने बगावत करी। Legally, I am the authority because people have voted to me. मुक्ति बाहिनी सेना का जन्म हुआ और उन्होंने आजादी की घोषणा कर दी। इस बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना हरकत में आ गई। हत्या, लूटपाट, क्या कुछ नहीं, उनकी अपनी फौज ही उन पर जुल्म कर रही थी। मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में भेज दिया गया।
और जिसने भी बगावती तेवर दिखाए उसे दबा दिया गया। General Tika Khan initiated Operation Searchlight and destroyed, decimated the civilians of East Pakistan. 1 million people were killed. 1971 आते आते पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा लाखों लोग मारे जा चुके थे और करीब 1 करोड़ लोग सरहद पार कर भारत आ चुके थे। पीपल उसको जेनोसाइड नाम दे रहे हैं उस चीज़ को जो हुआ वहाँ पे। वहाँ से रिफ्यूजीज भाग भाग के हमारे यहाँ आना शुरू हुआ हमारे बंगाल में। एक समय ऐसा आ गया कि 1 करोड़ से ऊपर हमारे पास रिफ्यूजी हो गए और हमारी माली हालत उस समय इंडिया की उतनी अच्छी नहीं थी कि हम इन लोगों को सपोर्ट कर सकें। भारत पर यह दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मामले का हल निकालने के लिए कोई जरूरी कार्रवाई करे। विकल्प सिर्फ 2 ही थे, या तो बॉर्डर पार करके आने वाले रेफ्यूजियों को जबरदस्ती रोका जाए, पर क्या उनको रोकना ठीक था, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि यह समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। 25 अप्रैल 1971 को भारतीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त के सेना चीफ और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजने को कहा गया, पर सेना के चीफ इसके लिए राजी नहीं हुए। उनके मुताबिक भारत युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी साफ कर दिया कि अगर उन्हें प्लानिंग का वक्त मिले तो जीत 100% भारत की होगी। 3 दिसंबर 1971, वक्त 5:45। अचानक कुछ पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने पठानकोट और अमृतसर के एयर बेसिस पर बमबारी शुरू की। और फिर एक के बाद एक फरीदकोट, श्रीनगर, हल्द्वारा, अंबाला, आगरा, उत्तरलई, जोधपुर और सिरसा, इन सब एयर बेसिस पर बमबारी होती रही। यह सिलसिला रात 10:30 तक चला। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का ऐलान साफ जाहिर था। पाकिस्तान एयरफोर्स का यही प्लान था कि 7-8 जो आगे वाले हमारे एयर बेसिस थे, हवाई अड्डे थे, उन पे अटैक किया जाए, उनकी रनवे को नुकसान पहुंचाए, अगर कोई जहाज़ बाहर मिल जाए तो उनको तबाह किया जाए। एक भी हवाई जहाज हमारा ना डैमेज हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। ये सिर्फ एक या छेड़खानी वाली बात रही, बिल्कुल नाकामयाब हमला था। एक बात हुई कि जो टेंशन थी, जो सस्पेंस था कि जंग कब शुरू होगा, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जब उन्होंने हमला किया तो हमको तो जवाब देना ही था। दिल्ली में ब्लैकआउट डिक्लेयर कर दिया गया और भारत के सारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। समय था एक ऐतिहासिक फैसला लेने का। 3 दिसंबर की रात भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर पूरे देश को संबोधित किया। बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। जय हिंद। जंग छिड़ चुकी थी। भारत अब युद्ध के लिए तैयार था। वायुसेना, नौसेना और थल सेना के लिए रात लंबी थी। वापसी हमला बड़ा और घातक होना जरूरी था। पूना एयरबेस के फ्लाइट लेफ्टिनेंट योगेंद्र प्रसाद के स्क्वाड्रन को सीधा एयर हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर आता है। हेडक्वार्टर्स ने जवाबी हमले के लिए कराची को चुना। हमारा रोल ये था कि दुश्मन की एयरफोर्स को जितना हो सके नुकसान पहुंचाओ, उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाओ, और ऐसा करो कि उनकी जो हमला करने की क्षमता है वो जितनी कम हो सके वो करो, ताकि हमारी फ़ौज जो है वो अपनी कार्रवाई कर सके।
तो हमारे 3 बॉम्बर स्क्वाड्रन थे। एक हमारा यहाँ से पूना से, एक आगरा से देवर 2 स्क्वाड्रन्स और एक गोरखपुर में था। 3 स्क्वाड्रन से हमारे जहाज़ टेक ऑफ किया हम लोगों ने अलग अलग टाइमिंग पे, जैसा कि एयर हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था। देखते ही देखते कराची के मसरूर एयरफोर्स बेस, ड्रिग रोड, रेलवे यार्ड्स और गोला बारूद के गोदामों पर तबाही छा गई। जो हमको टारगेट मिला उसको हमने नष्ट करने की कोशिश की। जो जहाज़ बाहर खड़े मिले या टेक ऑफ कर रहे थे या लैंड कर रहे थे उनको हमने नष्ट किया। उनके जो एम्यूनिशन डंप थे उन पे हमला किया। तो हमें ये खुशी थी कि जो रात को उनका आक्रमण हुआ उसका हमने विदाउट एनी डिले हमने जवाब दे दिया। सुबह होते होते कराची भारतीय वायुसेना की इस खतरनाक बमबारी की चपेट में आ चुका। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उधर नेवी भी हरकत में आ गई। उन्होंने भी रात में अपने जहाज कराची की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। सुबह तक उन्होंने कराची पोर्ट को घेर लिया। एयरफोर्स और नेवी के इन हमलों की वजह से कराची शहर घुटनों पे आ गया। कहा जाता है कि वो 7 दिन तक चलता था। तेल के भंडार थे कराची बंदरगाह में, बहुत तेल था उसमें, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह। वहाँ जाके निशाना पड़ा तो उनको बहुत बड़ी आग लग गई और वो आग जो थी वो दिनों तक चलती रही। पाकिस्तान को लगा कि भारत का सारा ध्यान पूर्वी सीमा पे है, इसीलिए पश्चिमी सीमा पर ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया राजस्थान के जैसलमेर शहर। जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर लौंगेवाला की पोस्ट थी, जिसे गार्ड कर रहे थे 23 पंजाब रेजिमेंट के मेजर चांदपुरी और उनके 120 जवान। 4 दिसंबर रात 12 बजे मेजर चांदपुरी की एक फॉरवर्ड टुकड़ी को उनकी तरफ बढ़ते हुए कुछ टैंक्स की आवाज आई। अफरा तफरी में मेजर चांदपुरी को खबर दी गई। करीब 2000 सैनिक और 30 टैंक लौंगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। So there were no mines, there was no barbed wire, there was just one single strand of barbed wire. लेकिन पाकिस्तान की सोच में विचार नहीं हो सका कि माइनफील्ड नहीं होगा। मदद लौंगेवाला से 6 घंटे दूर थी। किसी भी हालत में 6 घंटे से पहले सादेवाला पर तैनात एक दूसरी टुकड़ी मेजर चांदपुरी की मदद के लिए नहीं पहुंच सकती थी। चांदपुरी के पास 2 ही रास्ते थे कि स्टैंड फास्ट एंड फाइट or withdraw. Like a good officer of the Indian Army, he decided to stand fast and fight irrespective of the consequences. रात के 2:30 बजे जैसलमेर एयरबेस के स्टेशन कमांडर को मदद के लिए एक रेडियो कम्युनिकेशन आता है। आर्मी चाहती थी कि जैसलमेर के फाइटर एयरक्राफ्ट्स लौंगेवाला में फंसे मेजर चांदपुरी की मदद करें। जैसलमेर एयरबेस तुरंत तैयारी शुरू कर देता है। सिर्फ 3 महीने पुराने इस बेस में भारतीय वायुसेना के हंटर जहाज थे। हंटर्स रात को उड़ तो सकते थे, पर नाइट विजन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो रात को निशाना नहीं लगा सकते थे। सुबह का इंतजार करना जरूरी था। हमारा बेस कमांडर मिनी बाबा साहब ने उधर से वापस इधर आके बोला, हमारा लौंगेवाला इलाका में टैंक्स घुस गए। तो हमको बोला गया कि देखो तुम दोनों जाओ, ये रामगढ़ एरिया तक देखो। सुबह की पहली किरण पड़ते ही स्क्वाड्रन लीडर डीके दास और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमेश गोसाई ने टेक ऑफ किया। उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी पाकिस्तानी टैंक लौंगेवाला की तरफ बढ़ता दिखाई दे तो उसे उड़ा दो।
वो जो लीडिंग टैंक आ रहा था उसके दोनों तरफ से 2 टैंक आके बहुत धूल उठा रहा था। ट्रैक करके 900 यार्ड्स जब आया अंदाज में, तब मैंने रॉकेट को फायरिंग किया। मेरा नंबर 2 उधर से बोला डायरेक्ट हिट, कंग्रेचुलेशंस। डायरेक्ट फायर और कुछ ही पलों में टैंक आग की लपटों में खो गया। पर उसी पल दास के जहन में एक सवाल उठा। उन्हें पता था कि भारतीय टैंक्स भी लोंगेवाला के लिए रवाना हो चुके हैं और ऊंचाई से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी टैंक्स में फर्क करना नामुमकिन था। दुविधा यह थी कि कहीं उन्होंने अपने ही टैंक पर तो निशाना नहीं लगाया। बस मेरा तो जान गया। मैं सोचा था कि मैं तो अभी खुदकुशी करना पड़ेगा। ऊंचाई से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी टैंक्स में फर्क करना नामुमकिन था। दुविधा यह थी कि कहीं उन्होंने अपने ही टैंक पर तो निशाना नहीं लगाया। बस मेरा तो जान गया। मैं सोचा था कि मैं तो अभी खुदकुशी करना पड़ेगा। इत्तेफाक से उनका यह रेडियो कम्युनिकेशन इंडियन आर्मी पायलट कैप्टन सांगा ने सुन लिया, जो अपने कृषक विमान में लोंगेवाला की तरफ आ रहे थे। आर्मी ने उन्हें हालात का जायजा लेने भेजा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 2 हंटर एयरक्राफ्ट ऊपर तकरीबन 3-4 हज़ार फुट के ऊपर वो सर्कल कर रहे हैं लोंगेवाला के ऊपर। तो फिर मैंने उनको रेडियो पे कॉल किया, तो उन्होंने कहा अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आप कौन हो। ये तो आवाज सांगा का है। आई सेड कैन यू सी द बैटल जोन? यस सर। नाउ टेल मी हु स्टैंड्स आउट दिस। और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये टैंक जो है वहाँ पे काफ़ी बड़े वाले टैंक थे। तो मैंने कहा कि ये तो हमारे टैंक नहीं है। सांगा, प्लीज कंफर्म दे आर नॉट इंडियन टैंक्स, दे आर पाकिस्तानी टैंक्स। मैंने कहा कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म्ड है, एनिमी टैंक्स हैं, आप अटैक लॉन्च करो। हमारा तो मोरल पूरा वापस। हमें तो ये बच्चों अभी कहाँ जाएगा तुम लोग। फिर धड़ाधम हम लोग रॉकेट्स, उसके बाद गन्स चलाया। एवरी टाइम वी गो डाउन टू द रेंज वेयर either I take them on or they kill me. फिर क्या था, दास और गोसाई ने दुश्मनों के टैंक्स को उड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि हाथ में आई हुई बाजी पलटती जा रही। दास और गोसाई के बाद उनके स्क्वाड्रन से दूसरे फाइटर पायलट्स ने भी एक के बाद एक उड़ान भरी और यह हमला जारी रखा। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। हर दिन पाकिस्तानी सेना पीछे हटती रही। जैसलमेर में डिनर का सपना देखने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर रामगढ़ तक भी नहीं पहुंच पाए। थार रेगिस्तान के इस हिस्से को शाम तक वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंक्स के कब्रिस्तान में बदल दिया। ये 2 दिन में वो कम से कम 27 टैंक हम लोग ने मार दिया। तो उनका तो वो स्पाइन को तो तोड़ दिया। स्क्वाड्रन लीडर दास और उनके साथियों को उनकी इस बहादुरी के लिए वीर चक्र और दूसरे मेडल से सम्मानित किया गया।
भारत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के पश्चिम और पूर्व के ठिकानों पर हमला कर रहा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई, मिग, मारूत और हंटर विमानों ने पाकिस्तान के मुरीद, मियांवाली, चंदार और मसरूर पर खूब बमबारी की। उधर पूर्व में भी भारतीय वायुसेना पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी। गुवाहाटी एयरबेस पर तैनात 28 मिग स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर भूपेंद्र बिश्नोई को एक ऑर्डर आता है। आइडिया ये था कि हम 10 स्क्वाड्रन हैं, उनका एक बेस है, हम कोई 24 घंटे 48 घंटे में उनका सफाया कर देंगे। लेकिन जब उनके 3 जहाज़ गिर चुके और 2 पायलट मर गए उसके अंदर, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली। नई पॉलिसी ये थी कि हम सिर्फ ढाका को डिफेंड करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स को किसी और तरह से घुटनों पर लाना जरूरी था। ढाका एयरफील्ड के ऊपर वहाँ में कोई हवाई जहाज दुश्मन का नीचे नहीं देखता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से छुपा के कैमोफ्लेज कर रखे थे, दिखते नहीं थे। तो एक काम कर सकते हैं, इनको उड़ने ही ना दो, इनको उड़ने से रोक दो। तेजगांव पाकिस्तानी लड़ाकू विमान सेबर्स का अड्डा था। बिश्नोई का प्लान साफ था, तेजगांव एयरबेस की तबाही। 5 किलोमीटर की हाइट से रनवे की डायरेक्शन में फ्लाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर, उसके रनवे के सेंटर और उसकी लंबाई के साथ साथ। फिर आप 60 डिग्री की डाइव में रनवे के ऊपर निशाना जमाएंगे और फिर 2 किलोमीटर की हाइट पर बॉम्ब गिराएंगे। इससे पहले ऐसा साहस जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने दूसरे विश्व युद्ध में किया था। एक तरह से ये सीधा सीधा मौत से खेलने के बराबर था। इस टेक्निक के मुताबिक 90 सेकंड तक भारतीय विमान दुश्मन के खुले निशाने पर होते और तेजगांव का एयरबेस सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में था। उन्होंने जब अपने स्टेशन कमांडर को ये प्लान बताया तो कमांडर को यकीन ही नहीं हुआ। आप जानते नहीं आप क्या मांग रहे हैं। मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ रनवे की डिस्ट्रक्शन की परमिशन मांग रहा हूँ आपसे। कहते नहीं, तुम सुसाइड मांग रहे हो। बिश्नोई का यकीन देखकर उनके कमांडर ने उनके डाइव बॉम्ब प्लान की क्लियरेंस के लिए ईस्टर्न एयर कमांड से बात की और आखिरकार इस मिशन को इजाजत दे दी गई। विंग कमांडर बिश्नोई और उनके 3 बॉम्बर्स और 4 एस्कॉर्ट्स मिशन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। स्क्वाड्रन के अंदर बहुत एक्टिविटीज़ हो रही थी। कहीं बॉम्ब्स स्लैप किए जा रहे थे, कहीं मिसाइल्स लग रही थी। और जैसे ही हम हवाई जहाज़ उनके पास पहुंचे, ये 8 पायलट, 4 एस्कॉर्ट्स और 4 स्ट्राइक एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश किया और अपने अपने जहाज़ों की तरफ चले गए। उड़ान के बाद बिश्नोई और उनके साथियों ने अपने विमान को नीची हाइट पर रखा। ये इसलिए कि उन्हें दुश्मन की रेडार ना पकड़ सके। मैंने रेडियो पे मेरे 3 साथियों को कहा, पुलिंग अप ना, और एकदम से उठते हैं हवा के अंदर। ये दृश्य जो है ये दुश्मन के दिलों को हिला देने वाला है। तो मैंने उसको वहीं से 90 डिग्री टर्न किया वर्टिकल पोजीशन में से और उसको नोज को ड्रॉप किया रनवे के ऊपर। देखा नीचे से एयर डिफेंस गन्स के गोले आ रहे हैं। हम लोगों ने नहीं अपने अपने बॉम्ब्स रनवे पे गिरा। टर्न करके देखने लगे तो रनवे पर क्रेटर्स नजर आ रहे थे। बिश्नोई और उनकी टीम ने जो तेजगांव रनवे का हाल किया वो यकीन से बाहर था। पाकिस्तान बौखलाया हुआ था
वो भारत पर इंटरनेशनल दबाव बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। उसका साथ देने वाले देश जैसे अमेरिका भारत को लड़ाई रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन भारत इस सब से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। भारत ने अब अपनी फौज को ढाका की तरफ रवाना कर दिया और उसे 3 तरफ से घेरने का इरादा बना लिया। लेकिन ढाका नदियों से घिरा हुआ था और उसके पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने के लिए मेघना नदी को पार करना जरूरी था। आर्मी की 4 कोर की टुकड़ी को पता चल गया था कि नदी को पार करने वाले ब्रिज पाकिस्तानी सेना ने उड़ा दिए हैं। अब ढाका को पूर्व से घेरने का काम सिर्फ वायुसेना की मदद से ही किया जा सकता था। ग्यारह से 13 दिसंबर तक वायुसेना के मी-4 हेलीकॉप्टर्स ने 164 उड़ान भरी और 1331 भारतीय सैनिकों को मेघना के पार पहुंचाया। मेघना पार करके भारतीय फौज ढाका के पास नरसीगढ़ पहुंच चुकी थी और अब शुरू हुआ नरसीगढ़ से ढाका पहुंचने का अग्निपथ। ढाका को घेरने का इरादा रखने वाली भारतीय सेना मेघना नदी पार कर चुकी थी। अब बचा था दूसरी तरफ से तंगेल तक पहुंचना, पर यह इतना आसान नहीं था। वेस्ट बंगाल की तरफ से आने वाली भारतीय सेना के रास्ते में एक बड़ी अड़चन थी, जमुना नदी को पार कर तंगेल पहुंचना और नदी पार बने पुंगली ब्रिज पर कब्जा करना जरूरी था, जिससे उत्तर की तरफ से बढ़ रही वेस्ट पाकिस्तान की 93 ब्रिगेड आगे नहीं बढ़ पाए। इसी इरादे से शुरू हुआ भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन तंगेल पैराड्रॉप। Tangel was chosen because it was on the crossroads of all entry and exit points of the roads leading into Dhaka. ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कहा, जेंटलमैन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑपरेशंस एंड रिमेंबर देयर कुड बी अ मोर्टालिटी रेट ऑफ 25%। जब तक पैराशूट पे हैं तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, उनका सामान भी अलग गिरा होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक वो ग्राउंड पे पहुंच के असेंबल नहीं हो, बहुत वल्नरेबल होते हैं। ड्रॉप करने के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया जहां के स्थानीय मुक्ति बाहिनी से जुड़े निवासी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे और इसी कारण वो भारत की मदद कर रहे थे। Tiger Siddiqui, the Mukti Bahini, one of the sector commanders, with his force was there, and they hoped to link up with him and then break through the Pakistani defenses and go and reach Dhaka. भारतीय थल सेना के 50 अलग अलग ब्रिगेड से करीब 800 पैराट्रूपर्स को तंगेल के इस ड्रॉप जोन में उतारना था। मिशन कठिन था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना बड़ा ड्रॉप प्लान किया जा रहा था। हम बीटा से हमारे 6 एयरक्राफ्ट कलाईकुंडा गए, वहाँ पर सारे ट्रूप्स थे, ट्रूपर्स वर देयर, उनको हमने उठाया एंड द होल फ्लाइट वाज 1 hour 20 minutes। दमदम और कलाईकुंडा एयर बेसेस से करीब 50 विमानों ने इस ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी। जरूरी था दुश्मन को भनक लगने से पहले ऑपरेशन को पूरा करना। एक युद्ध में आपको एक तो सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। We decided to intimidate the Pakistani civil and military government, and that could best be done by a paradrop. पैराड्रॉप एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है और 11 दिसंबर को भी पहले पाथफाइंडर्स या स्काउट्स को ड्रॉप किया गया। हमारे एक जहाज में 44 पैराट्रॉपर्स हुआ करते थे एंड वी वर 6 एयरक्राफ्ट डकोटा हमारे स्क्वाड्रन के थे, ऐसे 3 स्क्वाड्रन और भी थे। पाथफाइंडर्स के बाद शाम के 4 बजे पैराट्रूपर्स एक एक करके हर हर महादेव का नारा लगाते हुए एयरक्राफ्ट से जंग के मैदान में कूद पड़े। ये जो फॉर्मेशन के साथ जो ड्रॉप किया गया था, इट वाज अराउंड सनसेट के टाइम ये ड्रॉप हुआ था। इट वाज मेनली कि हमारे ट्रूप्स वहाँ जाते साथ ही बड़े जहाज़ों ने उसको लाइट आर्म्स और लाइट व्हीकल्स भी ड्रॉप किए थे पैकेट्स के साथ।
तंगेल ड्रॉप के 24 घंटे के अंदर भारतीय फौजों ने कई पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारा। भारतीय फौज अब ढाका की तरफ बेबाक बढ़ रही थी। घबराहट जो पैदा हुआ तो they were absolutely now scared that a para brigade has been dropped on the outskirts of Dhaka. अभी क्या होगा? कोई चांस ही नहीं थी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लिए कि फिर से कुछ करे। तो इट वाज द फाइनल ब्लो टू देम। पाकिस्तानी सेबर्स की तरफ से चारों तरफ बमबारी चल रही थी। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अपने चारों तरफ की बमबारी की परवाह किए बिना उड़ान भरने का फैसला किया। उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उधर भारत के पश्चिमी छोर पर श्रीनगर का एयरबेस पाकिस्तान के लगातार हमले झेल रहा था। यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी के तहत भारत श्रीनगर में पूरी स्क्वाड्रन नहीं रख सकता था और पाकिस्तान इस बात का फायदा उठा रहा था। 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी रोज पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 सेबर्स पेशावर एयरबेस से श्रीनगर एयरफील्ड पर आते दिखाई दिए। यूएन गाइडलाइंस के तहत श्रीनगर एयरबेस पर कोई भी रेडार लगाना मना था और आसमान की पहरेदारी जमीन पर बने पोस्ट से फौज ही किया करती थी। ऐसी ही एक पोस्ट को पाकिस्तानी सेबर्स अपनी ओर आते हुए दिखे। उस समय बेस में थे नैट विमान के 18 स्क्वाड्रन के 2 यंग फाइटर पायलट्स, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बीएस घुम्मन और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। ड्यूरिंग वार फ्रॉम ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट आई वाज सेंट टू श्रीनगर। तो मैं और सेखो दोनों वार पे थे। घुम्मन और सेखो ने देखा कि 4 सेबर्स उनके बेस के ऊपर उड़ रहे हैं। बिना वक्त गवाए वो अपने नैट विमानों की तरफ दौड़े। विजिबिलिटी बहुत खराब थी। सडनली आई हर्ड स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल। दोनों भागे और यहाँ से ब्रदर आर यू विद मी? ही सेड यस। वी बोथ रोल ऑन द रनवे। पाकिस्तानी सेबर्स की तरफ से चारों तरफ बमबारी चल रही थी। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने चारों तरफ की बमबारी की परवाह किए बिना उड़ान भरने का फैसला किया। They overshot him. He saw them very close. इसके बाद he chased the saber. पाकिस्तानी सेबर्स बमबारी करने के बाद अब वापस जाने के लिए मुड़ पड़े, लेकिन सेखों के मन में आज कुछ और ही चला। वो पाकिस्तानियों को ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सेखों ने अपने विमान को उनके बीच में घुसा दिया और उनका पीछा करते करते बॉर्डर तक पहुंच गए। बाकी पाकिस्तानी सेबर्स उस पर गोलियां दाग रहे थे, पर सेखों कहां हाथ आने वाले थे। उनका निशाना अपने टारगेट पे डटा हुआ और फिर क्या, सेखों ने फायर किया और पलों में पाकिस्तानी सेबर्स के चिथड़े। I told him, good show, keep in touch with the, let me know very well, I will come and clear your tail. उसके बाद मेरे को कोई ट्रांसमिशन नहीं सुनी। देखो, shot a person who one of them who had dropped the bomb and going away. But they had 2 escorts with them. Those were coming behind. They saw Sekho and they fired at Sekho. I saw a ball of fire. बहुत बड़ी आग। मैंने बोला कि एक वन एयरक्राफ्ट हैज क्रैश्ड
I don't know, Sekho or Sever, near Badgaon village. सेखों के आखिरी बोल थे, I think I've been hit. Ghumman, come and get them. He had ejected out, but his body was lying in the field. They don't know if he was shot inside or shot outside, but his body was fully intact when they found. एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। देश को हमेशा उस पर नाज रहेगा। इस नायाब वीरता के लिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को भारतीय सेना का सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। You feel bad losing a companion, and that your dear one with whom you have served a few years together, and especially a man like brother Sekho, a very friendly human being. पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर भारतीय सेना अपना झंडा गाड़ रही थी। अखबारों के पन्ने सेना के विजय गाथाओं से भरते जा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हार के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने तब अमेरिका से मदद मांगी। जब ये जाहिर हो गया कि जीत पूर्वी पाकिस्तान में जीत भारत की होगी, तो याह्या खान ने शायद अपील किया प्रेसिडेंट निक्सन को कि मदद करो। तो उस समय ये निर्णय लिया गया अमेरिका में कि हम अपनी नौसेना भेजते हैं, यूएस नेवी को भेजते हैं, टास्क फोर्स 74 को इस तरफ हमारी तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा ताकि हमको धमकी दी जाए। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने मीडिया में एक जोरदार बयान दे डाला। भारत समझ चुका था कि पाकिस्तान ऐसे नहीं मानने वाला। नियाजी की अकड़ जल्द ही मिट्टी में मिल गई। दंगेल में उतरकर और मेघना नदी पार करके भारतीय सेना अब ढाका के करीब पहुंच चुकी थी। सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान इससे संभल पाता कि भारतीय वायु सेना ने वो हमला किया जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर डाल दिया। बात 14 दिसंबर की सुबह की है। यूनाइटेड नेशंस प्रतिनिधि जॉन केली और उनके साथी पीटर को पूर्व पाकिस्तान के गवर्नर A.M. मलिक की तरफ से एक फोन आता है और एक मीटिंग तय होती है। इंडियन आर्मी की वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट ने इस कॉन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट कर लिया। उन्हें इस मीटिंग की अहमियत अच्छी तरह मालूम थी। पाकिस्तान सरकार जो गवर्नर है मिस्टर मलिक is having a meeting at 12 o'clock. When they got this information, they had hardly 40 minutes to attack government house, but they took the risk. पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं था। बिना वक्त गवाए ये खबर पूर्व के 2 फाइटर बेसेस हशीमारा के हंटर और गुवाहाटी के MiG-21 स्क्वाड्रन्स को दे दी गई। टारगेट था सर्किट हाउस ढाका। अब ये न्यू दिल्ली से उन्होंने ईस्टर्न कमांड को भेजा। ईस्टर्न कमांड ने गुवाहाटी, एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप करें, और एयर हेडक्वार्टर चाहता है कि आप 12 बजे उस जगह पे हमला कीजिए। पायलट्स को ढाका की बिल्डिंग्स का अंदाजा नहीं था और मैप के नाम पर था महज एक टूरिस्ट मैप। उड़ान की तैयारी कर ली गई, रॉकेट्स लोड हो गए। विंग कमांडर बिश्नोई ने मैप को अपनी जेब में डाला। अब वो और उनके साथी टेक ऑफ के लिए तैयार थे। 3 पायलट और जमा किए, उनको ब्रीफ किया, इंजीनियर्स को बोला कि हवाई जहाज को आप तैयार कीजिए, रिफ्यूल कीजिए। बिश्नोई ने देखा कि उनकी स्क्वाड्रन का एक ऑफिसर उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में एक पर्ची थी। और वो जोर से बोला, सर देयर इज अ चेंज इन टारगेट, नॉट सर्किट हाउस, गवर्नर्स हाउस, रिपीट गवर्नर्स हाउस। मैं दंग रह गया।
ना हमारे पास इतना टाइम था कि हवाई जहाज़ को स्विच ऑफ करके हम नक्शा देखते दोबारा से कि गवर्नमेंट हाउस किधर है। तो मैंने फैसला किया कि हम चलते हैं। बिश्नोई अब हवा में थे। उन्होंने अपने साथियों को टारगेट बदले जाने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें खतरा था कि कहीं दुश्मन उनकी बात को इंटरसेप्ट ना कर ले। ढाका पहुंचकर बिश्नोई ने अपना मैप निकाला। मैप से गवर्नर्स हाउस ढूंढना आसान नहीं था। बस इतना पता था कि गवर्नर्स हाउस एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग है। अब मेरे दिल में कुछ घबराहट शुरू हुई। आखिर ये टास्क दिया गया है हमें और हम जा रहे हैं उस जगह पे जिसका हमें पता भी नहीं है, तो ये कैसे होगा। ढाका पहुंचकर बिश्नोई ने अपना मैप निकाला। मैप से गवर्नर्स हाउस ढूंढना आसान नहीं था। मैंने इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सब तरफ से टटोला, लेकिन मुझे ये गवर्नर्स हाउस नहीं मिला। अब मेरे दिल में कुछ घबराहट शुरू हुई। आखिर ये टास्क दिया गया है हमें और हम जा रहे हैं उस जगह पे जिसका हमें पता भी नहीं है, तो ये कैसे होगा। अब जब उसको मैंने नए सिरे से देखना शुरू किया तो मुझे एक जगह मिली, लगता था कि उसको कुछ मिलते जुलती जगह है। वो थी गवर्नमेंट हाउस। गवर्नर्स हाउस अब बिश्नोई की नजरों में। मैंने रेडियो पे अपने दूसरे 3 पायलट्स को बताया, देयर इज चेंज इन टारगेट, नॉट सर्किट हाउस, न्यू टारगेट गवर्नर हाउस। हम उसके थोड़ा सा पास में गए, वहाँ देखा थे कि ढेर सारी ट्रांसपोर्ट्स आ रही हैं जा रही हैं, कुछ खड़ी हैं। वहाँ पे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स भी थी, मिलिट्री की। मैंने गुंबद को देखा और गुंबद के नीचे की छत पर निशाना जमाया, और जैसे ही मैं 1 किलोमीटर की दूरी देखा, मैंने 16 रॉकेट दागे। ग्यारह बज के 20 मिनट पर विंग कमांडर बिश्नोई और उनके साथियों ने अपने मिग विमानों से 128 रॉकेट गवर्नर्स हाउस पर गिराए। गवर्नर्स हाउस धूल से ढक गया। यह बॉम्बिंग यहां नहीं रुकी। जल्द ही हाशिमारा के हंटर विमान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी गवर्नर्स हाउस पे हमला किया। उसमें बड़ी स्टीप डाइव में गए और एक पहली बार रॉकेट उसमें लगाए और दूसरी बार फिर उड़ के गन फायर करे। गवर्नर्स हाउस अब तहस नहस हो चुका था। इस हमले से गवर्नर A.M. मलिक भाग खड़े हुए और इस्तीफा दे दिया। पर पाकिस्तान कहां इतनी आसानी से मानने वाला था। उसने एक आखिरी दांव खेला। उस वक्त के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में आंसू बहाते हुए एक जोरदार स्पीच दे डाली। वो चाहते थे कि भारत अपनी फौज को पूर्वी पाकिस्तान से हटा दे, लेकिन भारत इस युद्ध को खत्म किए बिना नहीं रुकने वाला था। अब ये जनरल याजी टिक नहीं पा रहे थे किसी भी कैंटोनमेंट में, किसी भी जगह, क्योंकि हिंदुस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट उन पे जहाँ भी वो जाते
वहीं हमला कर दिया। गवर्नर हाउस के अटैक के बाद में अपना हेडक्वार्टर्स वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। कहाँ किया शिफ्ट उन्होंने? यूनिवर्सिटी एरिया में। तो उस एरिया को भी हमने अटैक करा। ऐसा मतलब संदेशा भेज रहे थे कि आप भाग सकते हो, जहाँ जाओ, पर हम आपको पकड़ छोड़ेंगे नहीं। हम शहर के अंदर गलियों के ऊपर से जागते हुए इन बिल्डिंग्स पे हमला कर रहे थे और लोग बिल्डिंग की बालकनी से हमें वेव करते थे। साइकोलॉजिकल ब्लो उनको दिया, उससे इनकी जो नींव हिल रही थी, मतलब वो हार रहे थे, वो गिर गई। 2 दिन पहले तक भारत को चुनौती देने वाले जनरल नियाजी की हिम्मत भी इस हमले के बाद टूट गई। उन्होंने 15 दिसंबर को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया, पर भारत ने यह साफ कर दिया कि युद्ध विराम तभी होगा जब पाकिस्तान आत्मसमर्पण करेगा। जनरल मानेकशॉ ने रेडियो पे अनाउंस किया था, उनको चेतावनी दी थी पाकिस्तान फौज को कि भाई आपका खेल ख़त्म होने वाला है, आप सरेंडर कर दो तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपके साथ अच्छा सलूक होगा, अगर आप लड़ते जाओगे तो आपको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूर्व कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के तौर पर आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी करवा रहे थे। उनके साथ जनरल स्टाफ प्रमुख के तौर पर थे मेजर जनरल JFR जेकब। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई। आत्मसमर्पण जब आप करते हैं, सारी आर्मी लाइन में लगती है, जनरल्स बैठते हैं जो सरेंडर करने वाले, आत्मसमर्पण करने वाले हैं, वो अपना सरेंडर करते हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन, सेरेमनी होती है। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत किया और फिर अपने मेडल्स उतारे और अपनी रिवॉल्वर के साथ भारतीय सेना को सौंप दिए। 16 दिसंबर की उस दोपहर को पाकिस्तान के करीब 93,000 जवानों ने आत्मसमर्पण किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा फौजी आत्मसमर्पण बना। The army had to protect the Pakistani army, the Pakistani officers, and keep the crowds at bay at the racecourse road. बांग्लादेशी वे सो एंग्री, दे सेड कि हम सबको इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे अब तो, उनके पास तो गन भी नहीं है। तो वी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, वी सेड हम वील प्रोटेक्ट यू। कितनी आयरनी बात है। ये वो तस्वीर है जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गई। भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और उस सरेंडर सेरेमनी के अंदर कुछ जर्नलिस्ट ने जनरल नियाजी को पूछा कि जनरल, आपने कुछ देर पहले कहा था कि हम लास्ट बुलेट और लास्ट आदमी तक लड़ेंगे। नियाजी कुछ देर चुप रहे, फिर उठे अपनी कुर्सी से और घूम के एक एयरफोर्स ऑफिसर जो कैप्टन चंदन सिंह वहाँ पास में खड़े थे, यूनिफॉर्म में थे वो, तो उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर जो विंग एयरफोर्स का लगा था उसके ऊपर उंगली लगाई और कहने लगे, ये वजह है जिसकी वजह से मैं आज सरेंडर कर रहा हूँ। आज जब मैं 50 साल बाद उस वाक्य को याद करता हूँ, मेरी आंखों के सामने वो सब दृश्य आ जाते हैं।
इस हार के बाद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान ने इस्तीफा दे दिया और नया राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को बनाया गया। आठ जनवरी 1972 भुट्टो ने मुजीबुर रहमान को रिहा करा और वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। 1971 का यह युद्ध शायद ही कभी कोई भूल पाए। हमारी सेना का पराक्रम और शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। आज जब मैं 50 साल बाद उस वाक़े को याद करता हूँ, मेरी आंखों के सामने वो सब दृश्य आ जाते हैं। तो मुझे लगता है जैसे मैं हवाई जहाज़ के कॉकपिट में बैठा हूँ और मेरे सामने ये रनवे है, ये गवर्नमेंट हाउस है। After World War II, there has never been a war which was wrapped up in just 13 days. Without air cover, this could not have been possible. East Pakistan was liberated and a new country, Bangladesh, was formed. मैं लोंगेवाला गया हूँ बाद में। It was my day under the sun. वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हैं जिंदगी में अपनी। उधर हमारा सिर्फ यही कि मकसद था कि लड़ना है, जीतना है। We are very proud of the Air Force. ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ाते हुए जंग के मैदान में जाके वापस आना और वहाँ सब कुछ देखना, वो बहुत रोमांचक था और मैं हमेशा ये याद रखूँगा। ये एक जंग थी कि जिसमें ह्यूमैनिटेरियन कॉज था, दूसरों पे जुल्म ढाया जा रहा था, तो इसलिए हमने अपने फ़ौज को आगे किया। हमारी जवानों की जानें गई, बहुत बड़ी सैक्रिफाइस हुई। तो इन वजहों से तो देखा जाए तो इतिहास में ऐसा जंग कोई नहीं हुआ। हम लड़े अपने देश के लिए, देश के झंडे के लिए और एयरफोर्स की शान के लिए। भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध ना हो, और भारत ने यह भी जता दिया कि अगर उस पर कोई हमला करता है तो उसे कमजोर ना समझा जाए। जीत हमारी आदत है।